Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams and I'm here with a very new topic and आज का जो टॉपिक है that is related to India and its neighbor countries. So आप सब जानते हैं इस टाइम पे भारत की नेबरिंग कंट्रीज में काफी चीजें चल रही हैं, तो चलिए जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि क्या सारा हमारा अपडेट रहेगा, कौन से देश के अंदर क्या चीजें चल रही है और उसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट और इंडिया को अपना फ्यूचर उस पर क्या पॉलिसीज रखनी चाहिए। तो आज के पूरी वीडियो लेक्चर में हम सब डिटेल में जानेंगे। जब बात करेंगे भारत की नेबरिंग कंट्रीज की, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं मास प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं पे हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कहीं पे चाइना बहुत ज्यादा एक हेल्पिंग हैंड आ रहा है कंट्रीज के लिए, जो एक भारत के लिए चिंता का विषय है। तो उन्हीं सबके ऊपर बात करते हुए चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की, जिसकी इस टाइम पे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, सो वी आर इन द 7.8%। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $2500 पे जा चुके हैं। पॉपुलेशन की बात करें 1.3 बिलियन। और हमारा सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहाँ पे अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो देश छोड़ के जा चुकी हैं। एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट होते हैं, उसी के बाद उनको देश छोड़ के जाना पड़ता है। बात करें उनके जीडीपी ग्रोथ रेट की तो दैट इज अराउंड 6%। पर कैपिटा इनकम है उनका $2620 तक। और देखा जाए तो भारत के लिए बड़ी ये है कि ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ भारत काफी सारे प्रोजेक्ट जो है साइन कर चुका है। और बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो शेख हसीना जब थी तो एटलीस्ट एक वहां पे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे वो वहां पे राइज नहीं हो पाए, तो नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है वहां पे काफी शांति थी। बट हम जानते हैं कि चाइना भी उतना ही ज्यादा एंगेज्ड है बांग्लादेश के साथ। तो अब जब शेख हसीना वहां नहीं रही है, अब जो नेक्स्ट पावर में हो सकता है कि वो प्रो चाइना कोई आए, तो वहां पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगले देश के बारे में बात करें तो यस इट इज पाकिस्तान। जीडीपी ग्रोथ रेट है 0.2% एंड पॉपुलेशन है 240 मिलियन की। एंड हम जानते हैं 2024 का जो हमारा जनरल इलेक्शन हुए थे, उसी के अंदर कोलेशन गवर्नमेंट जब हुई थी, तो जो हमारे शहबाज शरीफ है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी, आप सब उसके टाइम पे जानते हैं। अब वहां से प्रॉब्लम भारत के लिए क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमारे रिपीटेडली टेरर अटैक्स हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। चाइना, और जानते हैं कि आप हमेशा एक फायदा उठाना चाहता है इन्हीं सब सिचुएशंस की, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है ताकि चाइना वहां पे एक्टिव रहे और उसके थ्रू जो है भारत के अंदर एक डिस्टर्बेंस जो हमें रहती है, या जो भी हमारे अटैक्स है या कुछ भी है, वहां पे चाइना का काफी बड़ा रोल रहता है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट इज आर मालदीव्स। तो आप सब जानते हैं मालदीव्स, जब मोहम्मद मुइज़ू जब वो प्रेसिडेंट आए थे, उससे पहले भी जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उस टाइम पे इंडिया आउट का एक उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाया था। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ज्यादा अलाइंड थे और भारत के लिए जो है एक काफी बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट हो चुका था। एंड आप जानते हैं कि बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जब भारत ने अपना पूरा रोक दिया था कि कोई भी टूरिज्म हमारा वहां पे नहीं जाएगा, काफी ज्यादा बॉयकट रेस्ट्रिक्शंस हुई उन सब के बीच में। एंड उसके बाद ही मालदीव से एक और चीज आई कि उनका जो इकोनॉमिक ड्रॉप डाउन हुआ था बहुत ज्यादा हो गया। इवन मीनवाइल मालदीव्स ने चाइना के साथ 20 एग्रीमेंट्स साइन किए थे। एंड कहीं ना कहीं जो एक इंडिया के ऊपर डिपेंडेंस था मालदीव्स का, बिकॉज हम सब जानते हैं मालदीव्स जो है भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री है। डन, इवन चाइना वहां पे प्लान कर रहा है एक अपना नेवल बेस एस्टैब्लिश करने का। तो वो कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमने देखा कि अभी एस जयशंकर जी वहां पे विजिट पे गए थे जब ये सब चल रहा था। उसके बाद मोहम्मद मुइज़ू जब थोड़ा सेटल डाउन हुआ, मोहम्मद मुइज़ू भी यहाँ पे आए थे जब स्वेरिंग सेरेमनी थी उसके अंदर भी। सो नो डाउट चीजें नॉर्मल है, बट फिर भी एक जो चाइना का फैक्टर है मालदीव्स के अंदर, वो एक खतरा जरूर है हमारे लिए। ना नेक्स्ट है श्रीलंका। सो श्रीलंका एक एग्जाम्पल है जो एक पॉजिटिव भी भारत के लिए साबित हुआ है, जो हम बाद में लास्ट में बात करेंगे। लेकिन क्राइसिस जो है श्रीलंका के अंदर वो तब स्टार्ट हुआ था जब वहां के प्रेसिडेंट जो है राजपक्षा, ठीक है, उनको बाहर निकाल दिया गया और उनके जो सक्सेसर जो कि रानिल विक्रमसिंघे थे, वो उन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश किया अपना जो राज था। अब उसके बीच में क्या हुआ था कि चाइना ने श्रीलंका को बहुत ही ज्यादा हेवीली फंड किया था फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हालांकि उसके बाद क्या हुआ था कि श्रीलंका के अंदर कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एंड उसके बाद हेल्प करने वापस से इंडिया ही आया था।
सो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी जो अभी है वहां पे चाइना की जो फंडिंग है, चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा है, एंड ये भी एक हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन अब जो फर्दर अब फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, तो दे कैन बी सीन एज द रिटर्न ऑफ इनमिकल पॉलिटिकल फोर्सेस, एंड इंडिया का जो प्लान है एक्सपेंड करने का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन विद द श्रीलंका, तो उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स कि सरकार वहां पे किसकी आती है। नाउ नेक्स्ट इज द म्यांमार। सो आप जानते हैं म्यांमार के अंदर जो सारा का सारा खेल जब शुरू हुआ था, जब वहां का जो मिलिट्री जुंटा जो है उन्होंने वहां की गवर्नमेंट जो थी, लीडर थे ऑंग सान सू खान को बाहर निकाल दिया था 2021 में। सो द जनरल्स करंटली कंट्रोल लेस देन 50% ऑफ द लैंड, जो कि जुंटा के अंदर ही आ रहा है। अब भारत के लिए वहां पे क्या वरी है, तो भारत ने ऑलरेडी वहां पे प्रोजेक्ट साइन कर सके। जैसे सबसे पहले बात करें भारत का कालादान जो मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है डेवलपिंग फेस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जो है, सो बेसिकली वो थोड़ा सा हॉल्ट पे आ गया। वॉर ने ऑलरेडी कॉज किया कि 50,000 जो म्यांमारीज लोग हैं वो अंदर आ चुके हैं भारत के अंदर। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से काफी लोग जो हैं वहां से परेशान होके, या जो भी जिन्होंने मिलिट्री जुंटा ने जिनको टारगेट किया है वहां से छोड़ के अब हमारा कहाँ पे है, वो माइग्रेशन आई है इंडिया के अंदर। एंड ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज ये फर्दर बढ़ सकता है, बिकॉज वहां पे अभी भी कुछ नॉर्मलाइज होने की चीजें नहीं दिख रही हैं ना। नेक्स्ट इज नेपाल, जो कभी न्यूज में नहीं रहता है। नेपाल के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। नेपाल के अंदर प्रॉब्लम है कि जैसे ही अब वहां पे जो लीडर है दैट इज द केपी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं एंड प्रो चाइना है। अब प्रो चाइना है तो देखिए हमारा तो नेबरिंग कंट्री, तो चाइना जरूर इसका फायदा उठाएगा। और भारत के लिए वेरी क्या है, काला पानी, लिम्यादुरा, लिपुलेक, ये तीनों वो जगह हैं जो नेपाल ने अपने मैप के अंदर बता दी थी। हालांकि भारत ने बिल्कुल कहा था कि ये गलत है, ये पहले भी इंडिया के थे, आज भी इंडिया के रहे। एंड चाइना जो है वो कहीं ना कहीं उसने ओवरटेक कर लिया है इंडिया को नेपाल के अंदर। मींस पहले इंडिया जो है टॉप का फॉरेन इन्वेस्टर रहता था नेपाल के अंदर, बट नाउ यस द चाइना हैज टेकन दैट पर्टिकुलर मार्क इन द नेपाल। एंड लास्ट में बात करेंगे चाइना की ही, तो चाइना जो है इस टाइम पे देखिए ब्लडी क्लैश जो हुआ था हमारा गलवान क्राइसिस, जो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ रहा है इंडिया और चाइना के मिलिट्रीज के अंदर, वो अभी तक भी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से चाइना और रशिया की जो अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है, वो भी इंडिया की सिक्योरिटी को एक जियोपार्डाइज कर सकता है, खतरा बन सकता है। सो ये जो साउथ एशिया रीजन के अंदर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है चाइना के, चाहे वो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट है, जो उनका प्लान है वो हो गया, या अलग अलग कंट्रीज को फंड करना जो इंडिया की सराउंडिंग में, वो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम बनता आ रहा है। हालांकि इंडिया इस टाइम पे आइसोलेशन की तरफ जरूर जा रहा है ताकि वो इन सब चीजों से थोड़ा बचा रहे, दूर रहे। तो एक बात कह सकते हैं कि इंडिया के लिए कर्ज, दैट इज द, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे नेबरिंग पार्टनर्स हैं, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्लेवेजेस है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हमेशा से बनती आई है। सो एक जो इंप्रूवमेंट है इन रिलेशंस, जो प्रो, देखिए अब बात क्या होती है कि जब भी हम बात करेंगे तो इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे सुधरेंगे, अगर उस पर्टिकुलर देश में प्रो इंडिया सरकार आती है तो दैट इज गुड फॉर द इंडिया। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ प्रो चाइना या इंडिया के अगेंस्ट वाली सरकार आ जाती है तो हमारे लिए ये काफी बड़ा खतरा हो जाता है। पॉलिटिकल फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल मैटर करता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन कैसा बनेगा। हालांकि हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आप सब जिनको जानते हैं, शिव शंकर मेनन, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया की जो प्रेजेंस वो काफी बड़ी है इसके अंदर, बट एक और चीज बहुत बड़ी है इंडिया की, दैट इज इकोनॉमिकली और सोसाइटी के टर्म्स पे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी नेबरिंग कंट्रीज के लिए। रीजन बीइंग, जितनी हमारी कंट्रीज है आसपास की, वो एक न्यूली एस्टैब्लिश कंट्री, चाहे हम बांग्लादेश की भी बात करें तो अराउंड 1972 के अराउंड ये बनी है, तो एक काफी नई कंट्री है। इवन जो मेनन है वो एक चीज याद कराते हैं यहाँ पे कि जो एक जनरल जिया उल हक, जिन्होंने पाकिस्तान को रूल किया 1980s में, उनको ये पूछना था, उनको पूछा गया कि आप इतना ज्यादा इस्लामाइजेशन है कंट्री का क्यों करते हैं। उन्होंने एक जवाब दिया था कि देखिए, अगर इजिप्ट के अंदर जो एक इजिप्ट का इंसान है वो मुस्लिम नहीं है तो भी वो इजिप्शियन कहलाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान रह रहा है और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी द इंडियन। ये उनकी सोच थी। सो आप जान सकते हैं कि एक इस्लाम को प्रमोट करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोच रखी गई थी। तो आज भी बात यही है, भारत के अराउंड जितना इस्लामिक कंट्रीज है, कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिलीजन डोमिनेंस है उसको भी ये एक आने वाले टाइम में, बिकॉज यस ये हम सब जानते हैं कि एक इस्लाम की तरफ डोमिनेट करने के लिए हमेशा से ट्राई किया गया है, और एक ये भी हमारे लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अब इसका जो नॉर्मली बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इसके ऊपर जो एक कॉमन बात आई है कि इससे बचने का तरीका क्या है, उसका बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि मैसिव पुश टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि भारत को इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्राई करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करे अपने नेबर्स के साथ, जैसे कि चाइना ने किया BRI के थ्रू। बोलने का मतलब क्या है कि नॉट पुश फॉर रेसिप्रोसिटी विद नेबर्स, लेकिन जो PMI के गुजराल की एक डॉक्ट्रिन थी कि आप उनसे उतना मत लीजिए लेकिन उससे ज्यादा उनको वापस दे दीजिए, मतलब कि नेबर्स को आप हैवीली फंड कर दीजिए, आप हैवीली उनको इकोनॉमिकली हेल्प कर दीजिए, ताकि एक बोलने का मतलब इन शॉर्ट बात करें तो एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी लेने का वक्त आ चुका है भारत के लिए, ताकि वो डोमिनेट कर सके अपने नेबरहुड्स के साथ। सो बेसिकली अब भारत को, जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स उन सबका कहना है कि अब हाई टाइम है कि भारत को खेलना होगा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर, ना कि मिलिट्री एंड ऑल के ऊपर, लेकिन अब इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल, जैसे कि चाइना इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर जगह डोमिनेट करता है, वही सेम चीज जो है इंडिया को करनी पड़ेगी। और इसी के बीच में जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि श्रीलंका एक बहुत ज्यादा गुड एग्जांपल है, रीजन बीइंग इकोनॉमिक क्राइसिस जब 2022 में आया था, बिकॉज उससे पहले चाइना ने श्रीलंका को $13 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए थे, लेकिन वो एक सही नहीं प्रूव हुआ, बिकॉज उस टाइम पे श्रीलंका का जो डेट टू GDP रेशो है वो पहुंच चुका था 110%, एंड वहीं पे भारत ने फाइनेंशियल एड दी थी जो $4 बिलियन की, एंड इवन $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, एंड इसी के बाद से जो बेसिकली है श्रीलंका जो है कुछ चीजों से बाहर आया था, बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन रेट, हर एक चीज भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुकी थी। इवन इंडिया ने मैनेज किया मालदीव के साथ जो हॉस्टिलिटी आई थी, हमने देखा था कि कैसे मोहम्मद मिर्जो जो बिल्कुल प्रो चाइना थे, इंडिया आउट कॉस्ट उन्होंने चलाया था, तो जब हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बॉयकट मालदीव्स का चला, तो उनका 42% जो था इंडियन टूरिस्ट जो है, जो आर्किपेलागो जिसकी मेन जो इकोनॉमी ही टूरिज्म के ऊपर है, तो 42% का डिक्लाइन कोई नॉर्मल बात नहीं थी, एंड उसी के बाद से मालदीव से भी सामने से ऑफर्स आए थे एंड थोड़ा चीजें नॉर्मलाइज हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये ना कहना है कि यस, भारत को इस टाइम पे साउथ एशियन रीजन के ऊपर अगर अपना डोमिनेंस बनाना है तो हमें मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुश करना होगा, ताकि जो चाइना यहाँ पे लीड ले रहा है वो ना ले पाए साउथ एशियन रीजन के अंदर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए। इवन जो हमारा रीजनल ट्रेड एसोसिएशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन अप होकर स्ट्रांग हो। प्लस हम सब जानते हैं कि सार्क का जो जाना था, उसका खत्म होना था, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज, एंड अब जिसके बाद ही इंडिया जो था बिम्स्टेक को लेके आया था, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे नो डाउट बिम्स्टेक इज रियली डूइंग गुड। तो इसी तरह के नए इनिशिएटिव्स इंडिया को लाने होंगे, ताकि एटलीस्ट साउथ एशियन रीजन में जो आइसोलेशन में जा रहा है, जो हमारे अराउंड हर जगह से हमारे पार्टनर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारे लिए एक खतरा बन सकता है, उसके बीच में कैसे इनको डोमिनेट करना है, या कैसे भारत को अपनी पावर को, कैसे फॉरेन पॉलिसीज को, ट्रेड पॉलिसीज को अलाइन करना है, इन सब पे काम करना पड़ेगा। और इसी के बीच में हम कोट करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टेटमेंट, उनका कहना था कि जब आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते तो आप अपने फ्रेंड्स को चेंज कर लीजिए, देन बट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं। सो इंडियाज एंडेवर शुड नाउ बी टर्न इट्स नेबर्स इनटू फ्रेंड्स रादर देन बी अ नेचुरल मैग्नेट फॉर देयर रिसेंटमेंट, बिकॉज बहुत जगह ये भी देखा गया है कि अब कुछ हमारे जो देश आसपास के वो कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सो बेसिकली अब हमें अपनी पॉलिसीज बदलने की जरूरत है। सो रादर देन कि जो उनके अंदर हॉस्टिलिटीज चल रही है उन सबसे, उनसे निकल के अब हमें थोड़ा फ्रेंडशिप की तरफ, या बाकी जैसे कि बात की जा रही है ट्रेड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो यस, इफ यू कांट चेंज योर नेबर्स बट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, डन। सो दिस इज द स्टेटमेंट जो बहुत अच्छे से कंक्लूड करता है और एक काफी ब्रॉड एरिया देता है कि किस तरह से पॉलिसी हमारी चलनी चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।